हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशनल हब। तो बच्चों, आज तो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर लाया हूँ 10, 10वां लेक्चर नंबर है और आपका टॉपिक्स है एंथैल्पी। आज हमें आपको एंथैल्पी समझाना है या हीट कंटेंट बाय ए सिस्टम, यानी किसी सिस्टम में हीट कितना कंटेंट्स है उसको हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले एंथैल्पी के बारे में कुछ पॉइंट समझ लें। सबसे पहला पॉइंट यह है, एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किसी भी सिस्टम का कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अमाउंट पर डिपेंड करता है। अमाउंट जितना ज़्यादा रहेगा उसका एंथैल्पी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, इसलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सेकेंड बात करें तो एंथैल्पी इज द स्टेट फंक्शन। जो एंथैल्पी होता है यह एक स्टेट फंक्शन होता है, क्योंकि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों। और एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। समझ गए बच्चों? तो आखिर होता क्या है, तो चले देखें। अगर हम बात करें, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो जो हमारा वर्क डन होता है W इक्वल माइनस पी डेल्टा भी। प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, यानी प्रेशर जो है बच्चों ये आपका कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट है। तो W इक्वल पी डेल्टा भी, मान लें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अब क्या है थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग पढ़े हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख लेंगे मैथमेटिकल कैसे उसको प्रूव किया गया। डेल्टा यू इक्वल होता है या डी यू इक्वल या डेल्टा यू इक्वल होता है बच्चों Q प्लस डब्ल्यू होता है, Q प्लस डब्ल्यू। अब हम क्या करें, W का वैल्यू देखें माइनस पी डेल्टा भी है, तो मैं इसे यहां पुट करूंगा, या Q इधर कर लीजिए पहले, Q इक्वल डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, या Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू। देखें यहां W का वैल्यू क्या माइनस, तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस पी डेल्टा भी। तो Q इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी। क्लियर बच्चों? ठीक है। और भी देखें, अगर हम इसको सेपरेट मतलब इसको अलग अलग लिखें, यानी Q इक्वल डेल्टा यू का मतलब क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी ये लिख सकते हैं U2 माइनस U1, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी लिख सकता हूं। प्लस इसी तरह इसको लिख सकता हूं V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, Q इक्वल U2 माइनस U1 और ये प्लस P से मल्टीप्लाई PV2 माइनस PV1, PV2 माइनस PV1, इसको अंदर कर दिया गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें, देखें तो Q इक्वल, मैं PV2 और U2 एक साथ लिखूंगा, यानी U2 प्लस PV2 हो जाएगा, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ऐसे लिख सकता हूं भाई। एक साथ इसको मैं इसके साथ कर दिया, इसके साथ, तो Q इक्वल U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, U1 प्लस PV1। अब इक्वेशन नंबर मान लीजिए यह सेकेंड है। अब इसी इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमारा एक रिलेशन आ रहा है, और रिलेशन है Q इक्वल U प्लस P इंटू V, U प्लस P इंटू V, या एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर Q इज कॉल्ड या QP इज कॉल्ड डेल्टा H। इसको डेल्टा H करते हैं, सो QP की जगह डेल्टा H रख सकते हैं। सो डेल्टा H इक्वल, सॉरी ओनली H इक्वल U प्लस PV, U प्लस क्या हो गया PV। तो ये आपका डिफिनीशन है, यही आपका डिफिनीशन है बच्चों। यानी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, आप देखिए प्रेशर यहाँ कांस्टेंट है, तो द समेशन ऑफ, समेशन मतलब एडिशन, द समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एंथैल्पी, इज कॉल्ड एंथैल्पी। समझ गए? यानी एंथैल्पी इक्वल क्या है? U प्लस PV मैथमेटिकली। इसे नोट करें, अब मैं एंथैल्पी चिन्ह निकालूंगा, इसे नोट कर लीजिए पहले आप लोग।
लिखिए बच्चों, तो U प्लस पीवी को ही एंथैल्पी कहेंगे या हीट कंटेंट कहेंगे, हीट कंटेंट बाय ए सिस्टम। अब इसके आगे देखिए, थोड़ा और समझे। अब चेंज इन, अब हम कैलकुलेट करेंगे आपका चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी हमको कैलकुलेट करना है बच्चों। तो चलिए इसको ग्राफ से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लें हमारे पास कोई सिस्टम है, कांस्टेंट प्रेशर पर एक इनिशियल स्टेट से दूसरे स्टेज पे जा रहा है। यहां प्रेशर जो है, ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम को ग्राफ शो कर रहा है। यहां पर वॉल्यूम आपका V1 और यहां पर वॉल्यूम आपका हो गया V2। इसका एंथैल्पी H1, इसका एंथैल्पी H2, इसका इंटरनल एनर्जी U1 और इसका इंटरनल एनर्जी U2 मान लिया गया। इस ग्राफ में क्या, यह एक आइसोबारिक ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? आइसोबारिक। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो इस केसेज में तो अगर हम बात करें, हम लोग पढ़े इससे पहले UH इक्वल U प्लस PV पढ़े हैं। तो अगर हम पहले केस में देखें, यानी H1 के केस में, तो H1 इक्वल लिख सकते हैं U1 प्लस PV1। इसी तरह H2 इक्वल U2 प्लस PV2, इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। सो चेंज इन एंथैल्पी, यानी इक्वेशन नंबर 2 में से एक को सब्ट्रैक्ट कर दें तो H2 माइनस क्या हो जाएगा? H1। H2 माइनस H1 इक्वल U2 प्लस PV2 माइनस U1 और ये देखिए ब्रैकेट में लिख दिया PV1। ठीक है बच्चों, इसको लिख सकते हैं डेल्टा H। क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H। आइए लिख सकते हैं, देखो U1 को इधर कर दो, यानी U2 माइनस U1 अब प्लस PV2 माइनस PV1, या डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। यह आपका फार्मूला है। डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। समझ गए? जहां डेल्टा H क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। P कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर दिया है वो कांस्टेंट होगा, एक ही वैल्यू होगा। और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपका एंथैल्पी चेंज का फार्मूला है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी और भी इसमें समझेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। जो नहीं समझ आएगा कमेंट्स जरूर करेंगे बच्चों। आप लिख लिए। चलिए और भी देखिए इसमें। अब इसी एंथैल्पी चेंज को हम किसी रिएक्शन के लिए निकालें, कैलकुलेट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लें जो आपको जानना चाहिए। डेल्टा H को हम QP कहते हैं। इसी तरह डेल्टा U को हम क्या कहेंगे? डेल्टा U को हम कहेंगे QV कहेंगे, QV। QP का मतलब एट द कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व बाय ए सिस्टम। और QV का मतलब एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। एट द कांस्टेंट वॉल्यूम होता भी है, जैसे अभी इससे पहले डेल्टा H इक्वल डेल्टा H इक्वल QP पढ़े हैं। उसी तरह अगर हमें पता है कि डेल्टा U इक्वल होता है Q प्लस W होता है। अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे तो W वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो Q इक्वल क्या हो जाएगा? डेल्टा U, या QV इक्वल डेल्टा U लिख सकते हैं ना। एट द कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द एब्जॉर्ब और इवॉल्व हीट बाय सिस्टम। या तो ऑब्जर्व भी कर सकता है या निकल भी सकता है उस सिस्टम द्वारा, बट कंडीशन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम होना चाहिए। सो इस रिएक्शन को हम इक्वेशन नंबर 3 को हम लिख सकते हैं QP इक्वल QV इक्वल प्लस P डेल्टा V। ये भी लिख सकते हैं P डेल्टा V। तो इसको नोट कर ले। अभी और भी इसमें चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसको नोट करिए, इसका भी यूज करेंगे। अभी आगे देखें, अभी और भी समझे पहले। अभी अगर बात करें हम रिलेशनशिप बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन, यानी रिलेशनशिप बिटवीन हमें निकालना हीट ऑफ रिएक्शन स्पेशली एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यानी रिलेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, वही क्यूपी और क्यूवी का बात किया गया एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड द वॉल्यूम। तो मान लें हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, कोई भी ए और बी मिलकर आपको मान लें सी बना रहा है, ठीक है बच्चों। ये गैस फॉर्म में है, ये मान लीजिए गैस और ये गैस, या यही मान लीजिए इसके N1 मोल है और इसके N2 मोल है, ठीक है। N1 मोल आपके जो रिएक्शन करके आपका N2 मोल ऑफ सी बना रहा है। तो इस रिएक्शन में हमें हीट मतलब रिलेशन निकालना है, कब? जब हमारा कांस्टेंट प्रेशर हो और कांस्टेंट वॉल्यूम हो। तो कैसे निकलेगा? तो चलिए देखें, अभी हम लोग पढ़े हैं डेल्टा एच इक्वल पढ़े हैं डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी, पढ़े बच्चों। चलिए डेल्टा एच इक्वल हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1 और प्लस P V2 माइनस V1, या डेल्टा एच इक्वल, इसको डेल्टा यू रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से डेल्टा यू प्लस P से मल्टीप्लाई P V2 माइनस P V1, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे जो रिएक्शन हो रहा है आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस इक्वेशन कैसे करेंगे? फॉर आइडियल गैस इक्वेशन से तो हम पढ़े हैं पीवी इक्वल क्या होता है? NRT होता है, पीवी इक्वल NRT। इसी तरह अगर हम लिखे PV1 इक्वल लिख सकते हैं N1RT, इसी तरह PV2 इक्वल लिख सकते हैं N2RT। यह कंडीशन याद रखे रहेंगे। यहां पर PV इक्वल NRT, इसी तरह PV1 इक्वल N1RT और PV2 इक्वल N2RT। यानी यहां पर आपका जो कंडीशन है वो कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी है, तभी टी का वैल्यू सेम है। अब देखें, अब ये सभी वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, हम इस फॉर्मूले में रखेंगे, ये PV2 और PV1 की जगह रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से तो डेल्टा एच इक्वल, अब डेल्टा एच जो होगा ये आपका किससे बदल जाएगा? क्यूपी में। या चलिए डेल्टा एच रहने दीजिए अभी, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस PV2 की जगह क्या है? PV2 की जगह क्या है? N2RT माइनस N1RT। आर गैस कांस्टेंट है और यहाँ टेम्परेचर को भी कांस्टेंट, को भी जो रिएक्शन होगा एक निश्चित टेम्परेचर पर मान लिया गया। भाई जो रिएक्शन होगा रूम टेम्परेचर पर होगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए पढ़ रहा हूं ना, रिएक्शन का टेम्परेचर निश्चित कर देंगे। अब वहां एक जो विंडो होगा वो तो अलग की बात है। अब देखिए बच्चों, अब डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू और इसमें कॉमन ले रहे हैं RT और ये बचेगा N2 माइनस N1। N2 माइनस N1 क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन द रिएक्शन। सो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस इसको डेल्टा एन लिख सकते हैं क्योंकि चेंज इन मोल, डेल्टा एन इंटू RT, ये फार्मूला हुआ। या डेल्टा एच को क्या लिख सकते हैं? QP, तो QP इक्वल इसकी जगह QV प्लस डेल्टा NRT। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पे हर साल एक क्वेश्चन नीट में आता है, IIT में आता है मेन में, तो आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। QP इक्वल QV प्लस डेल्टा NRT या डेल्टा H इक्वल डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। तो पहले से नोट करिए तब मैं बता रहा हूं क्या है। ओके, नोट कर लिए, सबका मीनिंग समझ ले पहले। यहां ध्यान दें, QP क्या है? तो QP इज द at the constant pressure heat absorbed or evolved by the system, किसी सिस्टम द्वारा किसी रिएक्शन में। क्यू भी सब वही रहेगा, या प्रेशर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा, बाकी सब ही होगा। डेल्टा एन क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, गैसियस मोल बच्चों, ये भी याद इंपॉर्टेंट हुआ, गैसियस मोल्स ऑफ
प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, जितना प्रोडक्ट का मोल होगा उसमें से रिएक्टेंट घटा देंगे, लेकिन गैस स्टेट में। और टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पे रिएक्शन होगा, रूम टेम्परेचर जो भी होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में बदल देंगे। और आर जो है गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपका 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है बच्चों, आर का वैल्यू। तो यह आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स होता है। इसे नोट कर लीजिए, सबका भी नोट कर पहले। तो डेल्टा एन का मैं वैल्यू बता रहा हूं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको कैलोरी में भी हम यूज कर सकते हैं लगभग, ये भी होता है कैलोरी में, इसका 2 कैलोरी होता है, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स भी होता है, ये भी हो सकता है। कैलोरी में लगभग 1.98 समथिंग होता है, लेकिन उसको 2 कैलोरी में हम काउंट कर देंगे। तो जिसमें कन्वर्ट होगा मतलब वैल्यू जैसे होगा उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये आर का वैल्यू है। तो आर क्या है? गैस कांस्टेंट है। टी क्या? एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिस पर रिएक्शन हो रहा होगा। डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट साइड में। और क्यूपी आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व बाय सिस्टम, और क्यूवी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। यह फार्मूला आपके लिए जो अभी लिखा था वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिए पहले बच्चों, तब मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करा दे रहा हूं कुछ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मैसेज जरूर कमेंट्स बॉक्स में करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग समझ आ रहा है कि नहीं। अब देखिए इसके आगे, अभी हम बात करें यानी क्यूपी कब क्यूवी के इक्वल होगा। कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान दें, कब हमारा वैल्यू क्यूपी इक्वल क्यूवी होगा। तो कंडीशन कुछ है इसके, अभी हम फार्मूला पढ़े क्यूपी इक्वल क्यूवी प्लस डेल्टा एन आर टी पढ़े हैं, ये नहीं पढ़े हैं। तो कब ये वैल्यू हो सकता है? तो पहला कंडीशन ये है, अगर हमारा कोई रिएक्शन गैसी रिएक्शन है, अगर उसमें दोनों साइड में चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल विल बी जीरो, यानी जब हमारा डेल्टा एन का वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो उस समय आपका क्यूपी वैल्यू क्या हो जाएगा? क्यूवी के इक्वल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, या हम कह सकते हैं डेल्टा एच जो है डेल्टा यू के इक्वल होगा, ये भी कह सकते हैं। कब डेल्टा एन वैल्यू जीरो होगा? तब। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख ले, अभी समझ आ जाएगा। जैसे कार्बन सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सॉरी गलत हो रहा है, दूसरा देखिए जिसमें दोनों सब तरफ साइड पर ये H2 गैस और आयोडीन गैस मिलकर मान लीजिए हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बना लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड गैस, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो हमारा डेल्टा एन का वैल्यू Np माइनस NR, हम कह सकते हैं सिंपल समेशन में कह सकते हैं, समेशन Np माइनस समेशन NR, किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। समेशन जोड़ देंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। तो यहां देखिए ये हमारा प्रोडक्ट है, कितने मोल है? 2 मोल है, ठीक है, 2 मोल है, माइनस रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल, देखो 1 मोल होता है, 1 यहाँ पर 2 यह भी है। तो आपके इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू क्या आएगा? 0 आ जाएगा। और जब डेल्टा एन वैल्यू 0 होगा बच्चों, तो उस केसेज में जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वह चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा, या क्यूपी जो होगा क्यूवी के इक्वल होगा। पहला कंडीशन है। तो कोई भी अगर रिएक्शन ऐसा हो जिसमें नंबर ऑफ चेंज इन गैसियस मोल विल बी 0, तो इन सच केसेज डेल्टा एच वैल्यू विल इक्वल डेल्टा यू, या क्यूपी इक्वल क्यूवी। क्लियर? तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल है समझना। सेकंड कंडीशन नोट कर लिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन यह है, अगर कोई रिएक्शन में जो इन्वॉल्वमेंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का है, या तो सभी लिक्विड में हो, या सॉलिड में हो, या सॉल्यूशन में हो, एक्वस फॉर्म में हो, सॉल्यूशन में हो, यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट या तो सॉलिड फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, या लिक्विड स्टेट में हो, या आपका सॉल्यूशन फॉर्म में हो।
यानी उसमें कोई गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ना हो, यानी कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर उस रिएक्शन में हो, गैस फॉर्म में ना हो, तो उस केसेज में जो डेल्टा एन का वैल्यू वो भी हम जीरो रखेंगे, या हम कह सकते हैं उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, सॉल्यूशन होगा, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और जब वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होगा तो हम ये भी पढ़े क्यूपी इक्वल क्यूवी प्लस पी डेल्टा भी पढ़े हैं। तो जब वॉल्यूम में चेंजिंग जीरो मतलब नहीं होगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, पी डेल्टा भी वैल्यू जीरो, डेल्टा भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। और डेल्टा भी वैल्यू जीरो होगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो उस केसेज में आपका क्यूपी इक्वल क्यूवी या डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यानी डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू या क्यूपी इक्वल क्यूवी उस समय जीरो होगा जब हमारे रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व किए हैं रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, वो गैस फॉर्म में ना हो, या तो लिक्विड में हो या सॉलिड में हो या सोल्यूशन फॉर्म में हो। तो उस केसेज में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड है भाई, उसका वॉल्यूम थोड़ी जैसे था वैसे रहेगा। गैस में ना ज्यादा चेंजिंग होता है, इसलिए उसको जीरो मान लेंगे। और जब ये जीरो हो जाएगा तो आपका क्यूपी जो होगा क्यूवी के इक्वल होगा, या डेल्टा एच जो होगा डेल्टा यू के इक्वल होगा। तो सेकंड कंडीशन, इसको नोट कर लें। थर्ड कंडीशन एक और कंडीशन ऐसे ही है, जब हमारा कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन जो है क्लोज वेसल्स में हो, अब ध्यान दें, अगर हमारा गैसियस रिएक्शन क्लोज वेसल कर सकते हैं तो क्लोज वेसल है, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें गैस लिए गए रिएक्शन हो रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है कांस्टेंट हो गया, क्योंकि ये फिक्स है, क्लोज है, समझ गए ना तो वॉल्यूम को बढ़ा सकते ना घटा सकते हैं, एक फिक्स अवस्था है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तो उस केसेज में आपका डेल्टा एच जो होगा डेल्टा यू के इक्वल होगा, या क्यूपी जो होगा क्यूवी के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब, जब हमारा गैसियस रिएक्शन किस में हो, क्लोज वेसल्स में हो, ठीक है। तो उस केसेज में वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो उस समय डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू या क्यूपी इक्वल क्यूवी होगा। तो इसको भी नोट कर लें, तब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता दे रहा हूं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। लिख लिए बच्चों, कुछ पॉइंट आपको और मैं बता दूं, डेल्टा एन का वैल्यू कैसे निकालते हैं कुछ समझ लें, यानी कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन वैल्यू कुछ रिएक्शन के लिए। जैसे मान लीजिए कार्बन सॉलिड को जला दिया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मान लीजिए गैस बना, CO2 गैस। तो इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट का गैस मोल, तो कितने मोल है, देखो गैस फॉर्म में है और 1 मोल है, तो 1 माइनस रिएक्टेंट का मोल, तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में है लेकिन यहाँ गैस फॉर्म में है, तो एक ही मोल है ना, तो एक इसको लेंगे, सॉलिड का नहीं लेंगे, लिक्विड का नहीं लेंगे। सो ये वैल्यू कितना आ गया, जीरो आ गया बच्चों। डेल्टा एन वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जब डेल्टा एन वैल्यू जीरो होगा तो उस केसेस में डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू या क्यूपी इक्वल क्यूवी, सिंपल है, क्यूपी इक्वल क्यूवी। सेकेंड, मान लीजिए यही रिएक्शन अगर ऐसे रहता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस से, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, तो इसके लिए डेल्टा एन का वैल्यू, तो डेल्टा एन वैल्यू प्रोडक्ट का मोलों की संख्या गैसीय अवस्था में। तो देखो हमारा केवल CO2 प्रोडक्ट है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, ये भी याद रखे रहेंगे, 1 मोल 1 हो गया, माइनस रिएक्टेंट साइड में तो 1 मोल CO है और आधा मोल ऑक्सीजन है, क्योंकि चूंकि दोनों ही गैस स्टेट में है तो 1 मोल और हाफ मोल यानी 1.5 मोल, यानी ये आ गया 0.5, यानी 0.5 या 1/2 आ गया। सो इसके लिए आपको फार्मूला बनेगा डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी से। सो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस आर टी, और डेल्टा एन का वैल्यू कितना, 1/2 कर दिया गया। डेल्टा एन का वैल्यू कितना गया, 1/2। अब इसको सॉल्व करने की जो टेम्परेचर दिया हुआ या कुछ भी, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू आपका 0.5 या सॉरी ये माइनस में, बच्चे देखो एक और इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा ना तो माइनस होगा,
तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा, ये याद रखे रहेंगे। डेल्टा एन का वैल्यू माइनस 0.5, माइनस 0.5 समझ रहे हैं कैसा आएगा? ये ज्यादा है ना, ये कम है तो इसमें से घटेगा तो माइनस ना आएगा, तो इस केसेज में आपका -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो ये आपका डेल्टा एच का वैल्यू आ गया। और भी कुछ एग्जाम्पल देखें, नोट करते जाइए मेरे साथ, नहीं तो समय लग जाएगा। और भी कुछ एग्जाम्पल देखें, अमोनिया का मान लीजिए, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके 2 मोल अमोनिया मान लीजिए गैस बनाया। अब इसमें डेल्टा एन का वैल्यू तो देखिए, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल है गैस फॉर्म में? 2 मोल, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में ये रिएक्टेंट 1 मोल यहाँ, 3 मोल यहाँ, यानी ये टोटल कितना हो गया? 4 मोल, यानी ये आ गया -2। कितना आ गया? -2। सो डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी से, तो डेल्टा यू डेल्टा एन का वैल्यू -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 आर टी हो जाएगा। ये आपका डेल्टा एच का वैल्यू हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। क्लियर बच्चों? समझ आ रहा है ना? और भी देख कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आपका सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाया मान लीजिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। इसको बैलेंस कर लें, ये बैलेंस कर लिया या इसको हाफ कर दे सबसे बेटर है। अब देखें, ये ऑलरेडी बैलेंस भी है, सल्फर 1 है, सल्फर 1, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है, यहाँ भी 3 है। सो डेल्टा एन वैल्यू आपका प्रोडक्ट कितने मोल है? 1 मोल, माइनस रिएक्टेंट 1 मोल और 1/2 यानी हाफ, यानी 1.5, यानी ये आ गया 0.5 आ गया बच्चों। सो इसके लिए भी डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी से, तो डेल्टा एच इक्वल माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, डेल्टा यू माइनस 0.5 आर टी हो जाएगा। इस तरह बहुत सारे तरीके हैं, यानी मेथड है जिससे हम डेल्टा एन का वैल्यू कैलकुलेट करके और इस पर रख सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है बच्चों, क्योंकि सभी वैल्यू दिया रहेगा, कोई एक वैल्यू पूछेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ एंथैल्पी क्यों स्टेट फंक्शन है, इसका हीट यानी रिलेशनशिप बिटवीन हीट किसी रिएक्शन में हीट चेंज कैसे निकालते हैं एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा एन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब कुछ क्वेश्चन बात करूंगा, तो इसे नोट कर लीजिए। वेल स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन में लिखा हूं एंथैल्पी चेंज से, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। थोड़ा मैं साफ नहीं लिखा हूं बट मैं बोल रहा हूं, उसे सुनेगा आप लोग। द हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन, C6H6 बेंजीन है, इन ए बम कैलोरीमीटर। एक बम कैलोरीमीटर जो होता है बच्चों, ये मेजरमेंट करता है एंथैल्पी चेंज का और इंटरनल एनर्जी चेंज का, जो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, यानी वॉल्यूम उसका फिक्स होता है बम कैलोरीमीटर का। वाज फाउंड टू बी 3263.9 किलोजूल पर मोल एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी हमारे पास कोई बम कैलोरीमीटर मान लीजिए, और इसमें बेंजीन लिया गया, क्या लिया गया? बेंजीन, और इसका दहन किया गया। दहन मतलब जलाया गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया गया। अब रिएक्शन कराएंगे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि हमें पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि बेंजीन इज हाइड्रोकार्बन और इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, रूम टेम्परेचर पर वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है बेंजीन, और ये हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का कंबक्शन करते हैं तो दो ही चीज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सिंपल है। तो इसको भी जलाने CO2 और पानी बनेगा। तो इसको जलाने पर हमें इतना एनर्जी मतलब फॉर्म हो रहा है, भाई जलाएंगे तो एनर्जी निकलेगा ही ना, 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर पूछ रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर दे दिया है, तो बड़ी सिंपल है भाई, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कांस्टेंट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख दिया है, लेकिन आप जान लेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है क्वेश्चन में। तो चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे बेंजीन का कंबक्शन का। तो बेंजीन जो होता है बच्चों, ये लिक्विड स्टेज में होता है, इसको जलाया गया ऑक्सीजन से
तो दो ही चीज बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा। और इसमें जो एंथैल्पी चेंज हो रहा है, निकल रहा है, चूंकि कंबक्शन जो होता है, हीट ऑफ कंबक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। किसी चीज को जलाते हैं तो एनर्जी निकलता है, तो ये वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। कैसा आ जाएगा? निगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक है ना। यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको निगेटिव लिखेंगे तभी आएगा आंसर। सो 3263.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रहा है। अब इसे बैलेंस कर ले पहले। कार्बन 6, यहाँ 6 से गुणा कर लिया गया। हाइड्रोजन 6, यहाँ 3 से गुणा, 3 दूना 6 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात है, 12 ऑक्सीजन, 12 3 15 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हमें 15 करना है, 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो इसको 15 बाई क्या कर ले? 2 कर ले। भाई 2 2 कट गया, 15 ऑक्सीजन एटम हो गया, उधर भी 15 हो गया, बैलेंस हो गया। यह 7.5 मोल, जो भी बात वही हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के डेल्टा एन निकालेंगे। तो डेल्टा एन इक्वल समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फॉर्म माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फॉर्म। तो चलिए देखें, प्रोडक्ट हमारा यह है, ये ना प्रोडक्ट है। कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना? 6 मोल। कितने? पानी तो लिक्विड स्टेज को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि गैस फॉर्म में लेना है, तो 6 हो जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, क्यों इसका 0 लिया? कोई लिक्विड स्टेज में है। माइनस प्रोडक्ट रिएक्टेंट हमारा इस तरफ है, तो लिक्विड स्टेज में इसको हटा देंगे, हमारा ऑक्सीजन कर लेंगे, तो ऑक्सीजन का 15/2 यानी 7.5 मोल ले लेंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा -1.5, यानी डेल्टा एन का वैल्यू जो है -1.5 आएगा। क्यों माइनस? क्योंकि ये रिएक्टेंट वाला ज्यादा है, प्रोडक्ट वाला कम है। ठीक है बच्चों, चलिए डेल्टा एन पता चल गया। अब टेम्परेचर की बात करें। टेम्परेचर क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दिया, तो इसमें 273 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर अब लेंगे, केल्विन में लेंगे, तो ये आ जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा बच्चों। टेम्परेचर भी हो गया। अब क्या कर रहा था? हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन इन ए बम कैलोरीमीटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां लिख लेंगे बच्चों, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्यूवी, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब बच्चों क्यूवी। क्यूवी गिवन या क्यूवी कर सकते हैं या डेल्टा यू कर सकते हैं। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनोलॉजी। क्यूवी कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्यूवी, वैल्यू दिया है -3263.9, किसमें? किलो जूल पर मोल दिया है। चलिए ये भी हो गया, किलो जूल पर मोल। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबक्शन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर निकालना, यानी क्यूपी निकालना है। क्या निकालना है? क्यूपी। तो हमें फार्मूला पता है, क्यूपी इक्वल होता है क्यूबी प्लस डेल्टा एन आर टी। सिंपल। क्यूपी वैल्यू निकालना है, क्यूबी वैल्यू दिया है, माइनस में लिखेंगे -3263.9। ठीक है बच्चों, प्लस डेल्टा एन वैल्यू दिया माइनस में, माइनस से प्लस माइनस क्या जाएगा? -1.5 इंटू आर। आर का वैल्यू आपको बताए थे, आर का वैल्यू बताए थे कितना? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स याद रखे रहेगा, ये बार बार आपको नहीं बताएंगे। जूल केल्विन मोल इनवर्स। तो सबसे पहले देखो ये वैल्यू जूल में दिया है और यह आपका वैल्यू किलो जूल में दिया है। या तो इसको किलो जूल में बदले या इसको जूल में बदले, तो चलो इसी को किलो जूल में बदल देना है ना। अब इसको बदलेंगे तो यह आपका, इसमें क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दिया किलो जूल में बदलने के लिए, इंटू टी। टेम्परेचर कितना दिया? 290, मैं नीचे लिख रहा हूं 298 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो आपका जो क्यूपी का वैल्यू आ जाएगा सॉल्व करने पर बच्चों, आप इसको सॉल्व करिए घर पर, आएगा 300 माइनस में आएगा बच्चों 3200, इसको सॉल्व करने पाएगा 67.6 किलो जूल पर मोल। यह आपका आंसर आएगा। समझ गए बच्चों? तो लगभग ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा 3200, यही आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? इस तरह
आप कांस्टेंट प्रेशर पर आप क्यूपी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बाकी सब कुछ वैल्यू दिया है, यही आपको ये रिएक्शन आना चाहिए। और रिएक्शन आपको समझना बड़ी सिंपल। अगर कंबक्शन कहेगा तो कोई भी हाइड्रोकार्बन, जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका कंबक्शन करने पर CO2 और पानी अधिकतर केस में बनता है। हाइड्रोकार्बन को तो सिंपल वैसे लिख देंगे, पानी और CO2 लिख देंगे और उस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, डेल्टा एन निकाल लेंगे। बाकी जो जो वैल्यू दिया, टेम्परेचर दिया, आपका क्यू भी दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये वैल्यू दे दिया है, और क्यूपी आपका पूछ रहा है तो इस फार्मूले में रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आपको क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं बहुत सारे। और भी क्वेश्चन है जो मैं आपको अगले दिन बताऊंगा, अगले वीडियो में, लेक्चर में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन और जो एंथैल्पी चेंज मैं बताया हूं आपको समझ आया होगा। तो बच्चों, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मेरे चैनल और भी ज़्यादा बच्चे देखें, उनको बेनिफिट मिले।